जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में पॉलिटी के सेक्शन को लेकर आगे बढ़ूंगा। और आप, जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट में हमने मूल कर्तव्यों को पढ़ाया था पॉलिटी को ध्यान में रखते हुए। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे वीडियोस जो आपके बीच में पड़े हुए हैं, आप उस वीडियो से जुड़ जाइए, उनको एक बार आप वॉच कर लीजिए और खुद भी आप देख लीजिए कि ये पॉलिटी के सेक्शन को कितने महत्वपूर्ण तौर पे पढ़ाया जा रहा है, कितने महत्वपूर्ण तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से जो हमारी क्लासेस होगी वो कंप्लीटली शासन से जुड़ी हुई रहेगी, प्रशासन से जुड़ी हुई रहेगी, सरकारों से जुड़ी हुई रहेगी। दोस्तों, इस प्रकार के संवैधानिक शासन व्यवस्था कैसे भारत में काम करती है, भारत के संविधान में किन बातों का उल्लेख है, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर हमारे सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय या फिर संसद या फिर विधानमंडल की व्यवस्थाएं कैसे संचालित होती हैं, क्या उन्हें अधिकार प्राप्त है और क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इन बातों का उल्लेख मैं करने के लिए प्रारंभ कर रहा हूं। लेकिन मैं जब ऐसा करने जा रहा हूं तो मुझे एक बात का अध्ययन हो रहा है कि क्या आप शासन के व्यवस्था को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, शासन के जो अलग अलग धारणाएं हैं उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, शासन में जो अलग से स्वरूप या अलग से बदलाव देखे जाते हैं उस बदलाव को आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं। दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने स्पेशल क्लास आपको शासन के तंत्र को समझाने के लिए लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज की स्पेशल जो क्लास है वह दुनिया भर के देशों में फैली हुई जो सामान्य और प्रमुख शासन तंत्र है, जो पब्लिक के बीच में इंटरेक्ट करती है या पब्लिक से जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी देश की शासन व्यवस्था हो, चाहे वो किसी देश के व्यक्ति हो। हम सिर्फ आज ये समझेंगे कि भारत सहित दुनिया में जो फैली हुई शासन व्यवस्था है, चाहे वो संवैधानिक हो या फिर गैर संवैधानिक हो, वह किस प्रकार की होती है, उसके बीच में डिफरेंसेस कौन से होते हैं और मुख्य रूप से उसके उदाहरण वाले देश कौन से हैं। तो इसी बात को लेकर हम आपके बीच में आज उपस्थित हैं। दोस्तों, आज के बाद वाली जो क्लासेस होगी वो कंप्लीटली हमारी राष्ट्रपति पर, हमारे राज्यपाल पर या अर्थात कार्यपालिका पर आधारित होगी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खासकर हमारे स्टूडेंट जो पॉलिटी वाले होंगे, संविधान वाले होंगे, उनके लिए बहुत ही कारगर है, ताकि आगे की जो व्यवस्था है वो आपको ठीक से समझ में आ सके। उसके लिए आप इसके प्लेटफॉर्म वाली जो शब्दावली है उसको ठीक से समझते चलें। तो दोस्तों, आज मैं प्रारंभ कर रहा हूं तो वह सामने मैं 3-4 वाक्यांश लिख चुका हूं। इन शब्दों के अपने अर्थ हैं, इन शब्दों के अपने मायने हैं। तो क्या मायने है और क्या अर्थ है, इसके लिए मैं प्रारंभ करूं तो पहला हमारा प्रश्न बनता है कि गणतंत्र क्या है। दोस्तों, गणतंत्र मैं लिखा हूं और गणतंत्र शब्द एक महत्वपूर्ण शब्द ऐसा है जिस पर आयोग कई बार प्रश्न उठा चुका है, कई बार प्रश्न पूछ चुका है। आपको ठीक से आज समझ लेनी होगी कि गणतंत्र क्या है और गणतंत्र पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके आंसर क्या होंगे। तो दोस्तों, गणतंत्र उसे कहते हैं जब किसी देश की शासन व्यवस्था का जो प्रमुख है, जब किसी देश के शासन व्यवस्था का जो प्रमुख है वह वंशानुगत न होकर यदि निर्वाचित हो तो उस देश को गणतांत्रिक देश कहते हैं। दोस्तों, जैसे हमारा देश है, हमारे देश के राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति जी हैं और राष्ट्रपति जी हमारे देश के जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो फिर हम क्या हैं? गणतंत्र है। अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिस देश में निर्वाचन पद्धति है, जिस देश में लोकतांत्रिक पद्धति भी है, लेकिन वह देश गणतांत्रिक नहीं है। तो पहले हम ये बात समझ लें कि गणतंत्र में दोस्तों जो राष्ट्र प्रमुख होता है और शासन का जो प्रमुख होता है, एक तरह से हम
यहां राष्ट्र प्रमुख लिख दे रहे हैं और एक शासन प्रमुख लिख दे रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्र प्रमुख और शासन प्रमुख, दो प्रमुख इसमें सामने आ रहे हैं। राष्ट्र प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति जी आते हैं, चांसलर का पद आ सकता है, या कभी कभी दोस्तों किसी दूसरे देश में, बहुत सारे देशों में सीधे राष्ट्र प्रमुख भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट के रूप में इंग्लिश वर्जन आप जानते ही हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो सामान्य तौर पर जनता द्वारा निर्वाचित हो, अगर वह राष्ट्र प्रमुख बनता है तो वह देश गणतांत्रिक देश होगा। दोस्तों, उस देश में लोकतंत्र के अंतर्गत शासन प्रमुख का चुनाव भी हो रहा होगा, या फिर शासन प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख दोनों एक ही में शिफ्ट होगा। ऐसे भी एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे आपके अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका गणतांत्रिक देश है और अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका का वास्तविक राष्ट्र प्रमुख भी है और शासन प्रमुख भी है। दोस्तों, कहीं कहीं राष्ट्र प्रमुख के तौर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं जो समझाने जा रहा हूं, गणतंत्र में राष्ट्र प्रमुख होंगे, हमारे देश में जैसे राष्ट्रपति हैं, अगर वो निर्वाचित होंगे तभी हम गणतंत्र होंगे। निर्वाचित होते भी हमारे देश के राष्ट्रपति जी और हमारा देश गणतंत्र भी है, इसीलिए गणतांत्रिक भारत कहा जाता है, गणतांत्रिक हिंदुस्तान कहा जाता है, गणतांत्रिक इंडिया कहा जाता है। और शासन प्रमुख हमारे देश में, हालांकि कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक जो शासन की प्रमुखता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री में है। और प्रधानमंत्री जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुने हुए जो सांसदों का एक तरह से कह सकते हैं कि समर्थक व्यक्ति होता है, या सांसद मिलकर प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। दोस्तों, वैसे सामान्य तौर पर आप किताबों में देखे होंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि करते हैं और श्योर करते हैं। लेकिन सांसद मिलकर जिसे लोकसभा का नेता चुनते हैं, वही व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है प्रधानमंत्री के रूप में। हमारे देश की प्रक्रिया यही है, हम व्हाइट बोर्ड पर कंप्लीटली पिक्चराइज करके आपको बताएंगे कैसे राष्ट्रपति और कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। दोस्तों, तो हमारे देश में जो सांसद आप चुनते हैं, अपने एरिया के सांसद चुनते हैं, वही सांसद लोग जाकर लोकसभा के नेता के तौर पर एक प्रधानमंत्री के लिए पद देते हैं, और उस प्रधानमंत्री के पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है जिसे सांसद लोग चुने हुए रहते हैं, जिसे सांसद लोग स्वीकार किए हुए होते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं यह शासन प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री वास्तविक तौर पर, और राष्ट्र प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति वास्तविक तौर पर होते हैं। लेकिन गणतंत्र वही देश होता है जिस देश का राष्ट्रपति या राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित हो। अगर हम बात करें कि ब्रिटेन का दोस्तों, तो ब्रिटेन के प्रमुख वहां के राजा होते हैं, या फिर अभी महारानी थी कुछ दिन पहले। दोस्तों, जब हम वहां के राजा को देखते हैं तो वहां के राजा वंशानुगत राजा है, मतलब राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा। और इस तरह से जब ऐसी वंशानुगत प्रणाली चली आती है तो उस देश को हम गणतंत्र नहीं कह सकते हैं। अर्थात यहां से स्पष्ट यह हो गया कि ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है और भारत गणतांत्रिक देश है। अब दोस्तों, दूसरा हमारा है लोकतंत्र, और लोकतंत्र के बारे में हम देख लें। लोकतंत्र क्या कहता है? तो सामान्य तौर पे लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहते हैं, लोकतंत्र को जनतंत्र भी कहते हैं, लोकतंत्र को डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और लोकतंत्र के सबसे शुद्ध परिभाषा के रूप में अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे,
1861 में उनका चुनाव किया गया था और 1865 तक वो राष्ट्रपति रहे थे, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दिया लोकतंत्र का, जो विश्व प्रसिद्ध और चर्चित परिभाषा है। वो ये है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात लोकतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती है। हमारे देश में लोकतंत्र है। हमारे देश की जनता सारी शक्तियों की मालिक है। अर्थात हमारे देश के पास जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है। जनता ही इस देश का भविष्य तय करेगी, जनता ही इस देश का वर्तमान तय करेगी। जनता के पास सारा अधिकार है जो देश के लिए फैसले करने हेतु, निर्णय लेने हेतु, जनता जो फैसले और निर्णय लेने चाहिए वो सब कुछ जनता में निहित किया गया है। सब कुछ जनता तय करती है। इस देश में क्या होगा, इस देश में कौन प्रधानमंत्री होगा, इस देश में कौन राष्ट्रपति होगा, इस देश में कौन पदाधिकारी होगा, ये सब कुछ जनता के ऊपर छोड़ा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में भी विशुद्ध लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो भारत है। तो कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र को यहां देख पा रहे हैं कि लोकतंत्र भारत में है, लोकतंत्र ब्रिटेन में भी है, और लोकतंत्र जापान में भी है, लोकतंत्र अमेरिका में भी है। फर्क यह है कि हमारा लोकतंत्र, हम लोकतंत्र के होने के साथ गणतंत्र भी है। मतलब हमारे देश में लोकतंत्र भी है, हमारे देश में गणतंत्र भी है। लेकिन ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के अनुसार वहां प्रधानमंत्री तो नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव तो होता है, लेकिन राष्ट्र प्रमुख के तौर पर वंशानुगत व्यक्ति है, जिसके वजह से ब्रिटेन लोकतांत्रिक होने के बाद भी राजशाही लोकतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश नहीं है। हम लोग गणतांत्रिक लोकतंत्र हैं और ब्रिटेन राजशाही लोकतंत्र है। अर्थात ब्रिटेन के प्रमुख के तौर पर राजशाही की व्यवस्था है। दोस्तों, इसी प्रकार से जापान, वह भी एक समृद्ध देश है और विशुद्ध लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उस देश में भी राजशाही है और दुनिया के सबसे प्राचीनतम राजशाही का दर्जा जापान के राजशाही को ही प्राप्त है। 2600 वर्षों से लगभग लगातार राजशाही चली आ रही है और ऐसा माना जाता है कि जापान दुनिया का सबसे पुराना राजशाही देश है। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री जापान के लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं। वहां भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां के राष्ट्र प्रमुख राजा होने के नाते जापान राजतांत्रिक देश भी है और लोकतांत्रिक देश भी है। इसलिए जापान गणतांत्रिक नहीं है। दोस्तों, इसलिए जापान गणतांत्रिक नहीं है। तो लोकतांत्रिक और विशुद्ध लोकतांत्रिक के तौर पर भारत देश की गणना होती है, अमेरिका की गणना होती है, जर्मनी की गणना होती है। बहुत सारे ईटीसी देश हैं जिसमें इस प्रकार की गणना होती है। और गणतंत्र में भी हम लोग देखते हैं कि गणतंत्र में भारत की गणना हो रही है, गणतंत्र में पाकिस्तान की गणना हो रही है, गणतंत्र में आपकी जर्मनी की गणना हो रही है। ये सभी देश, इजराइल की गणना हो रही है। ये सभी देश गणतांत्रिक देश हैं, क्योंकि यहां का राष्ट्र प्रमुख कोई वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि निर्वाचित होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि राजतंत्र क्या होता है। हम जानते हैं कि राजतंत्र में आपके पास सिर्फ एक ही शब्द दिमाग में आ रहा होगा कि राजतंत्र मतलब राजा, और जहां राजा का तंत्र होता है उसे राजतंत्र कहते हैं। लेकिन दोस्तों, राजतंत्र में बहुत सारी डिफरेंसेस हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और उसके एग्जाम्पल देश भी आपके सामने मैं रखने वाला हूं। तो पहले मैं राजतंत्र बता दूं कि जिस देश में राजा का तंत्र होता है, सारी शक्तियां राजा में निहित होती है, उसे राजतंत्र कहते हैं। और राजतंत्र के एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों बहुत सारे दुनिया के देश हैं। 43 देश, 43 देश पूर्णतः राजतांत्रिक देश आज भी माने जाते हैं।
भले ही दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर गई हो, दुनिया लोकतंत्र को सबसे बेहतर तंत्र मानती हो, शासन के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां लोकतंत्र में ही देखती हो, उसके बावजूद भी दुनिया में 40 अर्थात 43-40 से ऊपर ऐसे देश हैं जहां पूर्णतः राजतांत्रिक व्यवस्था लागू है, राजतंत्र लागू है। लेकिन राजतंत्र में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और डिफरेंसेस को भी मैंने कुछ इंगित किया है और उसके अंतर्गत मैंने दिखा है पहले नंबर पर संघीय राजतंत्र। दोस्तों, संघीय राजतंत्र क्या होता है कि जब किसी देश में संघीय रूप से बहुत सारे राजा होते हैं और उन लोगों के तरफ से किसी एक को राष्ट्र प्रमुख के रूप में मान्यता दे दी जाती है, तो ऐसी व्यवस्था में हम संघीय राजतंत्र देखते हैं। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे इकाइयों पर राजा होंगे और वो राजा मिलकर एक संघीय राजा के रूप में नियुक्ति करते हैं और या बारी बारी से उसी में कोई संघीय राजा बनता है, तो ऐसी स्थिति में वो संघीय राजतंत्र है। और संघीय राजतंत्र के अंतर्गत दोस्तों जो एग्जाम्पल है यूएई या था संयुक्त अरब अमीरात, यूएई सिंगापुर, दूसरा है सिंगापुर। ये ऐसे देश हैं दोस्तों जहां पे राजा तो हैं लेकिन छोटे छोटे कई और राजा हैं जो छोटी इकाइयों को संचालित करते हैं और तब जाकर मिलाकर वहां के शासन व्यवस्था को हम लोग संघीय राजतंत्र कहते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो मैंने लिखा है वो मिश्रित राजतंत्र लिखा है। और मिश्रित राजतंत्र क्या होता है उसको समझ लीजिए। मिश्रित राजतंत्र के अंतर्गत दोस्तों जो संघीय प्रमुख होता है वह अपने छोटे इकाई वाले अर्थात राज्यों के प्रमुखों के तौर पर, चाहे वो सरकार हो या फिर कोई राजा हो, इस तरह के पदों वाले व्यक्तियों से वह निर्वाचित होता है। 5 साल के लिए निर्वाचित होता हो, 3 साल के लिए निर्वाचित होता हो, 4 साल के लिए निर्वाचित होता हो, तो ऐसे ही राज्य प्रमुख, चाहे वो सरकार के रूप में हो या चाहे वो राजा के रूप में हो, ऐसे लोग मिलकर जब किसी संघीय व्यक्ति को राज देते हैं तो उसे मिश्रित राजतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्रित राजतंत्र कहते हैं, जिसमें जॉर्डन और कतर, मोरक्को इसके एग्जाम्पल हैं, जिसमें जॉर्डन, मोरक्को इत्यादि देश इसके एग्जाम्पल देश माने जाते हैं, इत्यादि इसके उदाहरण देश माने जाते हैं मिश्रित राजतंत्र के द्वारा। अब देखते हैं, हालांकि यहां जनता का कोई विशेष अधिकार नहीं है, ये आप जानते रहिए। राजतंत्र में जनता के पास अधिकार शिफ्ट नहीं की जाती है। ज्यादातर अधिकारों का संचालन राष्ट्र प्रमुख या छोटी सरकार या छोटे राजाओं के तौर पर भी होता है। अब इसमें देखेंगे पूर्ण राजतंत्र क्या है। पूर्ण राजतंत्र के अंतर्गत ऐसे देश शामिल होते हैं जहां संपूर्ण शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में या राजा के हाथ में निहित होती है, प्रजा के पास थोड़ी भी शक्तियां नहीं होती है। ऐसे राजतंत्र को पूर्ण राजतंत्र का दर्जा दिया जाता है, अर्थात कंप्लीटली वहां और राजतंत्र के रूप में जाना जाता है। और पूर्ण राजतंत्र के अंतर्गत दोस्तों बहुत सारे देश हैं, जिसमें हमने 43 देश बताया, वो पूर्ण राजतांत्रिक देश माने जाते हैं, जिसमें ओमान, नाम सुने होंगे, ओमान और स्वाजीलैंड। दोस्तों उसमें ओमान और स्वाजीलैंड ऐसे देश पूर्ण राजतंत्र में हैं, अर्थात यहां कंप्लीटली राजा का शासन है, यहां प्रजा का कोई अधिकार नहीं है, न यहां प्रधानमंत्री है और न ही संप्रभुता जनता तक पहुंच पाई है। अर्थात कंप्लीटली चाहे संप्रभुता हो या शासन की कोई भी व्यवस्था हो, वो सब कुछ राजा के हाथों से नेतृत्व होता है। इसलिए ऐसे देशों को हम लोग
पूर्ण राजतंत्र कहते हैं। जनता कोई अधिकार नहीं है। अच्छे हम लोग हैं कि हमारे देश में कम से कम इतनी घातक चीजें नहीं हैं। एक घातक मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि अगर सोचिए आपके देश में राजा कोई होता और आपके पास कोई अधिकार नहीं होता, आपको पढ़ने लिखने, रोजगार पाने, कहीं आने जाने इत्यादि के भी अधिकार नहीं होते, या फिर जुडिशरी के भी आपके पास अधिकार नहीं होते, तो आपका जीवन कैसा होता? आप अनुमान लगाइए। तो वो जीवन ऐसा होता कि आप कुछ भी लगभग मन में इच्छाएं नहीं रखते। जैसे एक जमाने में हमारे देश में महिलाओं को इतने पीछे रखा जाता था, इतने सेकेंडरी पोजीशन पर रखा जाता था कि लगभग उस देश में अर्थात भारत में ही, भारत में लोकतंत्र होने के बावजूद भी महिलाओं के लिए कोई लोकतंत्र नहीं था। न महिलाएं अपने मन से बाहर निकल सकती थी, न महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार था, न महिलाओं को अपने हिसाब से शादी करने का अधिकार था, और न ही महिलाओं को पुरुषों का विरोध करने का अधिकार था। तो कैसा देश है जिस देश में लोकतंत्र भी है लेकिन उसी देश के 50% महिलाओं के पास कोई भी अधिकार नहीं था, सिर्फ वो वोट देने का अधिकार के सिवाय। और हमें लग रहा है कि जब वोट देने जा रही होंगी तो वहां भी पुरुषों की इजाजती चलती होगी, वहां भी पुरुष बताते होंगे कि यहां वोट देना। वो अब महिलाएं वहीं वोट दे पा रही होंगी क्योंकि समाज के बारे में उनको जानकारी कुछ भी नहीं था, सही गलत के बारे में उनके पास अध्ययन नहीं था। तो सोचिए क्या स्थिति होती होगी जब देश की महिलाएं लोकतंत्र में रहने के बावजूद भी सामाजिक प्रथा से ऐसी दबी हुई थी जहां उनके पास अधिकारों के लिए कोई जगह नहीं थी, स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं था, अपने विचारों के लिए कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे ही महिलाएं जिस तरह से भारत में रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से पूर्ण राजतंत्र में लोग रहा करते होंगे, लोग उसी तरह से जिंदगी बिताते होंगे। आप अनुमान लगा लीजिए कि वो कितना जिल्लत भरी जिंदगी होती होगी, जहां पे कोई जनता का अधिकार नहीं होता होगा, जहां पे उनको कहीं किसी प्रकार के कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता नहीं होती होगी। तो फिर वो देश के लोग कैसे रहते होंगे? अब हम बात करते हैं एक अंतिम। हमने देखा कि 3 पढ़ा दिया गया, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथे पर है पूर्ण राजतंत्र, पूर्ण धर्मतंत्र दोस्तों, सॉरी, पूर्ण धर्मतंत्र। अब सोचिए कि एक ऐसा विदेश है जो कंप्लीटली धार्मिक रूप से संचालित होता है। पूर्ण धर्मतंत्र के अंतर्गत देश आगे बढ़ता है, देश को अपने कार्यों को करने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ता हो, ऐसे देशों की भी संख्या आज शासन व्यवस्था में काउंट होती है। दोस्तों कहीं ना कहीं सऊदी अरब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शरीयत के आधार पर शासन संचालन का कार्य सऊदी अरब में चलता है, और सऊदी अरब एक धार्मिक राजतांत्रिक देश है। धार्मिक राजतांत्रिक इसलिए कह रहा हूं, पूर्णतः धार्मिक राजतांत्रिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धर्म के खिलाफ वहां कोई चीज नहीं देखी जाती है, धर्म की विहीनता वहां स्वीकार नहीं है, धर्म के बाहर कोई चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों एक बार आपको शायद याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिला रहा हूं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा जी, तो हमारे देश में आए थे 26 जनवरी के इर्द गिर्द। एक उनका मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान भी था, और उसी दौरान भारत में वो ताजमहल देखने के लिए जाने वाले थे। बराक ओबामा अपने परिवार अर्थात पत्नी के साथ भी आए थे। दोस्तों ताजमहल अगले दिन को देखने जाना था, तब तक सऊदी अरब के राजा की डेथ हो गई। यह बात जब बराक ओबामा जी के पास पहुंची, सऊदी अरब अमेरिका में थोड़ा अच्छी ट्यूनिंग है, तो उस समय तत्काल बराक ओबामा सऊदी अरब जाने का फैसला किए। और जब वह पहुंच रहे थे सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की धरती पर जब उनकी जहाज लैंड करने वाली थी, तो वहां उनके पत्नी का जो ड्रेस कोड था, वो सामान्य तौर पर देखते होंगे आप
की टी शर्ट पहनती हैं लोग, कट पहनती हैं लोग, इस तरह से उनका ड्रेस था। ऐसी परिस्थितियों में जब उनसे यह कहा गया कि आपका यह ड्रेस कोड सऊदी अरब में स्वीकार नहीं है, आप फुल ड्रेस कोड के साथ सर पे भी आप पल्लू रखना होगा, सर को ढकना होगा। वो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी थी और उनके ऊपर भी यह बाउंडेड था कि ऐसा ही आपको करना होगा। तो उसी प्रकार से उनके ड्रेस कोड को स्वीकार कराया गया और तब जाकर वह सऊदी अरब की धरती पर उतर पाई थी। इसका मतलब यह हुआ कि सऊदी अरब कितनी कट्टरता के साथ धार्मिक नियमों का अनुपालन कराता है। तो इस प्रकार से देखें, कहीं ना कहीं एक देश के तौर पर नहीं बल्कि दो देश आपको लिखवा रहा हूं। एक है सऊदी अरब और एक है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दोस्तों, दो देश सऊदी अरब, वेटिकन सिटी आपके सामने देश हैं। वेटिकन सिटी की स्थिति यह है कि इटली में एक शहर है रोम, उसी शहर के भीतर एक देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी पोप का देश कहा जाता है। वेटिकन सिटी कंप्लीट ईसाइयों का देश कहा जाता है और उस देश में सामान्य तौर पर केवल और केवल पुरुषों को ही रहने की इजाजत है, अर्थात उस देश में महिलाएं नहीं रहती हैं। आप समझ सकते हैं इस धरती पर एक ऐसा भी देश के रूप में मान्यता प्राप्त जगह है जहां सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को रहने का अधिकार प्राप्त है। एक जमाने में वहां 1000 से ऊपर पुरुष हुआ करते थे और आज घटते हुए 700 पुरुष हो गए हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि केवल अगर पुरुष रहें जनसंख्या वृद्धि की कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि वहां कोई महिला नहीं रहती है। और अगर महिला नहीं रहती है तो पुरुषों की संख्या मरने के साथ घटेगी ही, इसलिए घटते घटते 700 हो गई है। अब इसका समाधान पूछेंगे कि सर ये देश की संख्या कैसे बढ़ेगी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि उस देश की संख्या, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जनसंख्या बढ़ाने के लिए वहां जाना होगा, लेकिन ये जरूर है कि आप यह जान लें कि उस देश की आबादी इस तरह से बढ़ती है कि दुनिया भर के देशों से जो मिशनरी में काम करने वाले लोग हैं, ईसाइयत धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उनको संत का दर्जा दिया जाता है, उनको पादरी कहा जाता है। और ऐसे प्रबुद्ध लोगों को वेटिकन सिटी की समय समय पर मान्यता दे दी जाती है, नागरिकता दे दी जाती है, अर्थात वो व्यक्ति फिर वेटिकन सिटी के नागरिक बन जाते हैं और इस तरह से समय समय पर वेटिकन सिटी की नागरिकता को या उनकी जनसंख्या को बढ़ाई जाती है। मतलब वहां किसी तरह से महिलाओं की एक्टिविटी को स्वीकार नहीं किया गया है। दोस्तों, अब हम देखते हैं एक और हमारा हिटलरवादी या व्यक्तिवादी तंत्र क्या होता है। हिटलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, खूब ढंग से सुना होगा। तो दोस्तों, हिटलरवादी जो व्यवस्था है, एक था हिटलर। हिटलर कोई वाद नहीं है, हिटलर कोई विचारधारा नहीं है। हिटलर एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था और वो जर्मनी का चांसलर था। दोस्तों, वह एक व्यक्ति, हिटलर या हिटलर जैसा कोई व्यक्ति शासक बन जाए, राष्ट्र प्रमुख बन जाए, चाहे छल से बन जाए, चाहे बल से बन जाए, चाहे धन से बन जाए, किसी भी तरह से वो व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख बन जाए और अपनी मनमानी के हिसाब से देश चलाए, तो ऐसे देश को सामान्य तौर पर हिटलरवादी देश कहते हैं या व्यक्तिवादी तंत्र कहते हैं। दोस्तों, व्यक्तिवादी तंत्र में भी सिर्फ एक व्यक्ति प्रमुख होता है और बाकी सब लोग उसके अधीनता को स्वीकार किए रहते हैं। यह राजतंत्र के थोड़ा सा अलग होता है, और राजतंत्र के अलग इसलिए होता है कि राजतंत्र में वंशानुगत क्रम चलता है, राजा का लड़का फिर राजा हो जाता है। इसमें जो हिटलरवादी में और व्यक्तिवादी में यह होता है कि एक व्यक्ति अपने दम पर राजा बना रहता है, जनता उसकी काबिलियत को स्वीकार की रहती है, उससे डरी रहती है। उसका राजा, उसका लड़का जो है उसी प्रकार से बलवान हो, उसी प्रकार से महान हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए जनता सिर्फ उसी तक व्यवस्था को स्वीकार की रहती है, अर्थात उसी व्यक्ति तक ही बस
शासन के रूप में उसे स्वीकार करती है, जिसमें वो शक्ति देखती है, या चाहे जो व्यक्ति अपने अधीनता में सबको रखने का नेतृत्व रखता है, सिर्फ उसी तक जनता उसको शासन के तौर पर स्वीकार करती है। बाकी उसके बच्चे या उसके वंश राष्ट्र प्रमुख के तौर पर नहीं सामने आते हैं। तो ऐसे सिर्फ एक व्यक्ति अपने जीवन तक जब शासन का संचालन करने लगता है तो उसे हिटलरवादी या व्यक्तिवादी तंत्र कहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज आप ठीक से जान पा रहे होंगे, अच्छे से पढ़ पाए होंगे, आज बहुत सारे डिफरेंसेस को समझ पाए होंगे, और इस तरह से और बेहतरीन और बेहद जानकारी वाली बातें आपको लेकर हम आते रहेंगे। दोस्तों, कल से यानी अगले दिन से हमारी जो क्लासेस होगी वो कंप्लीटली शासन व्यवस्था पर होगी। शासन व्यवस्था का संचालन कैसे होता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य प्रकार के हमारे संविधान के अनुसार व्यवस्थाएं कैसी है, हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हमारे नए व्यूअर्स होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जानकारी योग्य वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।